नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, वागड़ी वड़क्कम। आप सभी का ऑल इंडिया मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं रिटायर्ड डीजीपी सर विक्रम सिंह सर। और मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग रोहिंग्यास की हमेशा बात करते रहते थे, तो सरकार ने कहा चलो इस बार सुनकर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाए। सर, ओवर टू यू। रोहिंग्यास में काफी बड़ा मेजर क्रैकडाउन हुआ है। जी सर। क्यों न हो। नमस्कार गायत्री जी, ऑल्टरनेट मीडिया को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। इस विषय पे गायत्री जी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और समय समय पर रोहिंग्यास की चर्चा आती है। सर, थोड़ा जो कैमरा इमोशनल बहुत नीचे हो गया कैमरा। 46 सेकंड्स पे। जी हाँ हाँ सर, थोड़ा और। हाँ सर, अभी ठीक है सर। जी, इट्स परफेक्ट नाउ। जी सर। जी, आपने सुना होगा रोहिंग्यास की चर्चा हम लोग बहुत करते हैं और लेफ्ट लिबरल्स और जो इमोशनल मीडिया है आपका और इमोशनल लेफ्टिस्ट लिबरल्स हैं, वो इनके बारे में बड़े दयावान है, बड़ा उदार दृष्टिकोण है, बहुत मैग्नानिमस है और बड़ा ही कहते हैं कि साहब हम लोग इस संसार की सबसे बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और हम लोगों को शरण देना चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगा लिबरल्स और आप जिहादियों के प्रेमियों, आप ये बताइए कि पैलेस्टीनियन के बारे में इतना ऊधम आप लोग काट रहे हैं, दुनिया भर की छाती पे आप मूंग दल रहे हैं, एक भी पैलेस्टीनियन को आपके 56 देशों ने एक को जगह दी है? एक को भी जगह नहीं दी है। तो आपके नॉर्म्स अपने लिए अलग हैं, दूसरों के लिए अलग हैं। आप चाहते सारे रोहिंग्या, सारे पैलेस्टीनियंस, सारे अफगान और सारे पाकिस्तानी बांग्लादेशी भारत के अंदर आ जाए, ये होने वाला नहीं है। अब दुनिया आके भारत के दुनिया आपको समझ गई है। जिस तरीके की गुंडागर्दी और जिस तरीके की बेहूदगियां आप लोगों ने की हैं, रोहिंग्यास को ले लीजिए। आपको मैं ले जाता हूं आज से 7 साल पहले। एक साहब ने कहा था कि भारत का स्थान बड़ा विशिष्ट है। उनका विशिष्ट है कि आप सारे रोहिंग्यास को चाहते हैं भारत में आके बसा दें। जयपुर में दंगे हुए गायत्री जी, कौन था उसके पीछे? रोहिंग्यास। कानपुर में दंगे हुए, उसके पीछे कौन थे? रोहिंग्यास। दिल्ली में दंगे हुए, उसके पीछे कौन थे? रोहिंग्यास। तो आप क्या समझते, जितने दंगाई दुनिया भर के सब आकर के यहीं बसेंगे? हाँ, ये जरूर है कि आपकी गुंडागर्दी, आपके दंगाई शायद लंदन पेरिस में तो चल जाएंगे। यहाँ आपको याद स्मरण रहना चाहिए, यहाँ की आप ऐसे लोगों को नसीहत देने के लिए काफी है और आपको दिया भी है। जयपुर में भी, दिल्ली में भी, कानपुर में भी पोस्टर लगा लगा करके आपके ऊपर इनाम दाखिल करके आपने कार्रवाई की। लेकिन हमारे यहाँ कुछ चूक हमारी भी थी। आप याद करें कि 2018 में 10 फरवरी को आर्मी कैंप सुंजवान में हमला हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए, जिसमें 5 फौजी थे। अफसोस की बात यह थी कि वहां कैंप के बाहर यह पता लगा कि नाजायज तरीके से लाए गए रोहिंग्या वहां पर रह रहे थे। यह कोई इत्तेफाक की बात है? नाजायज तरीके से अगर रोहिंग्या कहीं आके रह रहे, विशेषकर आर्मी कैंप के बाहर, क्या और कोई जगह इनको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिली? लेकिन जिस उद्देश्य से, अभिप्राय से पश्चिम बंगाल से और आसाम से ला करके इनको यहां पर बसाया गया, यह षड्यंत्र की दुर्गंध तब भी आ रही थी। लेकिन हमने तब वो कार्रवाई नहीं की जो कि हमको कर लेनी चाहिए थी। अनुच्छेद 370 जब समाप्त हुआ तो हमको ये और सावधानी बरतनी चाहिए थी। अब हम बात करते हैं इन रोहिंग्यों के बारे में। कश्मीर में, कानपुर में, जयपुर में, दिल्ली में, हर संवेदनशील स्थान पे, और ये बताते हैं इनकी संख्या 25,000 से कम है। मैं कहता हूं इनकी संख्या लाखों में है। अगर हर जगह जिलों में अगर ये भरे पड़े हैं, अपराध कर रहे हैं, तो इनकी संख्या 25,000 नहीं है। कश्मीर में ढूंढिए तो ये हर शाख में उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? अब अगर इनको देखिए कि ये यहां पर कश्मीर में संवेदनशील स्थानों पर आप इनको देखें, जहां अपराध हो रहा है वहां पर आप रोहिंग्या को दिखाई पड़ते हैं। और कैसे ये पहुंचते हैं, अब इसके बारे में खुलासा करते हैं। संतोष का विषय ये है गायत्री जी कि इसकी विवेचना अब एनआईए कर रहा है और 55 स्थानों पर छापे पड़े हैं। और छापे कहां पड़े हैं? कश्मीर से लेकर के बिल्कुल नॉर्थ से लेकर साउथ, पुडुचेरी और तमिलनाडु तक, ईस्ट यानी कि आपके आसाम, पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक, यानी पूरी एक्सट्रीमिटीज भारतवर्ष की, वहां पर 55 जगहों पर छापे पड़े हैं। 47 गिरफ्तारियां की गई। अगर मैं नंबर बताऊं, 25 त्रिपुरा में, 5 आसाम में, 9 कर्नाटक में, 3 पश्चिम बंगाल में, 3 तमिलनाडु में, 1 हरियाणा और तेलंगाना में। इसके अलावा पुडुचेरी वगैरह में भी छापे पड़े हैं। आप समझ सकती हैं कितने व्यापक छापे पड़े, पूरे भारत में पड़े हैं।
ये 25,000 की तो तलाश नहीं है, ये तलाश बड़ी व्यापक है। इनकी जो बरामदगी सुन ले कि अगर इनसे जो बरामदगी हुई है, एनआईए ने जो गिरफ्तार किया है, जम्मू से ये भटिंडी एक जगह है, वहां पर एक हजरत गिरफ्तार किया गया है, जफर आलम। ये रोहिंग्या है, ये मास्टरमाइंड है। और आसाम में जो इनका मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो पूरा नेटवर्क था, ये पूरा नेटवर्क पूरे भारत का है। और जफर आलम तो केवल केवल एक सज्जन है जो वहां कश्मीर में रहते हैं। मोडस ऑपरेंडी बड़ी सीधी है। उनको म्यांमार से ला करके इनको एक रखा आसाम या पश्चिम बंगाल में, लोकल भाषा थोड़ी समझाई और ले जाकर के कश्मीर में बसाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है। कश्मीर में बसाने का कैसे किया? शादियां करा देना, इनकी महिलाओं से, बुढ़ों से शादी करा दी। बुढ़ों से नहीं कराई तो चलिए किसी भी तरह शादी करा दी, वो भी आपत्तिजनक है। हमारे कश्मीरी पंडितों को ले जाने का कोई प्रयास तो हुआ नहीं आज तक। सार्थक प्रयास हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ, जिनके साथ इतना अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उन्हें तो बसाने कोई नहीं गए। लेकिन ये पता नहीं कहां से मौसेरे भाई हमारे जिहादियों के ये एक नेटवर्क बना करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, गायत्री जी, ये न सिर्फ यहां पर आए, यहां पर बसने का कुत्सित प्रयास किया, और ये जफर आलम नाम के व्यक्ति ने और इनके गिरोह ने, देखिए 47 गिरफ्तारियां हुई हैं पूरे भारत में, और इनके पास बरामदगियां हैं, उस पर जरा गौर करें। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 20 लाख इंडियन रुपीस, यूएस डॉलर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि तमाम डेटाबेस इनके पास है, और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है। 20 लाख रुपए कहां से आ गए? यूएस डॉलर्स कहां से आ गए? और दुनिया भर के लैपटॉप और इस तरीके की चीजें कहां से आ गई आपके पास? ये तमाम चीजें अगर आएंगी गायत्री जी, इसका मतलब है संगठित अपराध के बड़े शातिर गिरोह के ये सदस्य थे, और इनको अपना मालूम था। लोगों के आइडेंटिटी पेपर्स कैसे बनेंगे ये आपको मालूम था। और ये सिर्फ यहां पर यही बात नहीं आती है, रोहिंग्या को ला करके यहां बसाना और कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको और ज्यादा खराब कर देना। वैसे भी कश्मीरी पंडितों को बाहर करने के बाद और जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग हुई है और जो पलायन हुआ है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का, ये एक और कुंसित प्रयास है कि किस तरीके के एक जाति संप्रदाय के विशेष लोगों की बहुतायत वहां कर दें। और पहले तो एक आएगी लड़की, वो शादी करेगी तो 100 लड़कियां आ जाए, और मान लीजिए 100 लड़कियां आ जाए तो 1000 लड़कियां भी आ सकती हैं। जब 1000 लड़कियां आ गई, विवाहित हो गई, उनके आइडेंटिटी पेपर्स बन गए, वोटर्स आईडी बन गए, आधार बन गए, तब तो फिर जब उनके आ गए, जब पत्नी आ गई तो साले भी आएंगे, ससुर भी आएंगे, सास भी आएंगी, ससुराल का पूरा पक्ष चलाएगा, क्योंकि दुल्हन आई है तो दहेज भी तो आएगा, महर में पूरा खानदान चलाएगा। आप ये समझ रही ना कि अभी तो केवल एक एंट्री हुई है एक औरत की, मानव तस्करी के चलते, उसमें जफर आलम और उनके गिरोह ने पैसे कमाए, वरना 20 लाख रुपए यूएस डॉलर्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इनके पास कहां से आ जाते हैं? तो इसमें हवाला का ट्रांजैक्शन भी होगा। तो आपके 3 चीजों में इनके ऊपर चार्जेस अब तक लगे हैं। एक तो पासपोर्ट रूल्स, दूसरा मानव तस्करी, और तीसरा हवाला एक्टिविटीज, इलीगल बैंकिंग। तो गायत्री जी ये टोटल एंटी नेशनल है। लेकिन संतोष की बात यह है कि पूरा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये ताना बाना है। ये कुछ सामान्य ताना बाना थोड़ी ही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ताना बाना है। इसीलिए गायत्री जी इसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो एनआईए की गई है, संतोष का विषय है। गिरफ्तारी 47 हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो आवश्यक है कि जो आपको नॉर्थ ईस्ट में कार्रवाई करनी है, पश्चिम बंगाल में करनी है, निर्भीक होकर के स्थानीय प्रशासन के साथ कीजिए। आसाम में यह संतोष का विषय है गायत्री जी कि आसाम पुलिस और आसाम एसटीएफ ने एनआईए की पूरी मदद की है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यही सहयोग, सहायता आपको तमिलनाडु से भी मिलनी चाहिए, आपको पश्चिम बंगाल से भी मिलनी चाहिए। ये ना हो कि ये दीदी कहने लगे कि ये तो हमारी अमानत है। ये आपकी अमानत दीदी जी नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी तत्व हैं। इनको अपनी अमानत न मानिए, नहीं तो अमानत में खयानत एक शब्द है उर्दू में, कि जो अमानत पे है ना वही पीठ में चाकू मारता है, उसी को कहते हैं अमानत में खयानत। और वही आपके साथ होने वाला है बहुत जल्द। जिस तरीके से आप मौसेरे भाइयों का आलिंगन कर रही हैं, ये अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी चला रही हैं। और देश के साथ आपका जो कर्तव्य है,
मैं सिर्फ आपको उसका बोध देना चाहता हूं। आपने संविधान की शपथ ली है, तो जो देश हित में हो वही कीजिए, एनआईए की भरपूर सहायता कीजिए। ऐसा न हो कि आपके काडर के लोग जाकर के हमारे एनआईए के अधिकारियों उनके दफ्तर के आगे जाकर के धरना प्रदर्शन करने लगे कि ये तो उत्पीड़न हो रहा है। ऐसी कार्रवाई न करें, क्योंकि अब वो जमाने चले गए जब सीबीआई के दफ्तर और जाके सीबीआई अधिकारियों को आपने बुली करने की कोशिश की। अब वो सब चलने वाला नहीं है। सब लोग एक्सपोज हुए हैं। आपका एक ही ड्यूटी है, फर्ज है और धर्म है कि जो राष्ट्र विरोधी हैं उनके ऊपर कहर बन के टूट पड़े। पूरी मदद करें एनआईए की। राष्ट्र हित में जो है उस तरफ खड़ी होइए, रोहिंग्या की तरफ खड़ी होने की कोशिश न करें। बाकी भाव भंगिमा जिसको जो बनानी जरूर बनाए। वैसे तो कहीं जाना हो, जय श्री राम कह दें तो आपत्ति होगी, लेकिन वहां जिहादियों के उस जलसे में जाकर के नाटक करना, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। जिहादियों के पीछे छुपना, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। अरे भाई, जिहादियों को उनका काम करने दीजिए, लेकिन जहां पर कोई त्रुटि करना चाहे, जिहादी हो कोई हो, कार्रवाई तो होनी ही होनी है गायत्री जी, और वो कार्रवाई एनआईए कर रही, सहयोग करें, वरना इसके दुष्परिणाम और आपकी करतूतों के छींटे न केवल आप पे पड़ेंगे बल्कि आपकी पार्टी और आपके काडर पे भी पड़ेगा। किसी गलतफहमी में कोई न पाले। जी। सर, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर नोट करने की है, जो इन्होंने लोगों को 47 लोगों को अरेस्ट किया है, उसमें से मेजॉरिटी अरेस्ट त्रिपुरा में हुई है। दैट इज़ वेरी शॉकिंग। असम हमारे नॉलेज में रहता था, कर्नाटका हमें पता था वहाँ पर किस तरीके से बैंगलोर के आस-पास चीज़ें हो रही हैं, तमिलनाडु का भी अंदेशा था। सरप्राइजिंगली वेस्ट बंगाल से कम त्रिपुरा से ज़्यादा है। हरियाणा में 1, तेलंगाना में 1, बट त्रिपुरा में इतना ज़्यादा त्रिपुरा कैसे? ज्यादा। बहुत ज़्यादा, जी, 25। त्रिपुरा में देखिए, ये देखिए जिस तरीके की वहां पर घुसपैठ हो रही है, ये मणिपुर की जो समस्या है ना, इसके पीछे भी ये नाजायज घुसपैठ और अफीम की खेती है, और इसको लेकर के कोई अप्रत्याशित नहीं था। वहां पर हेमंत शर्मा जी ने कहा भी था कि हमको उस एरिया में फेंसिंग और मजबूत करनी है, वहां पर अपनी सिक्योरिटी और चाक चौबंद करनी है। लेकिन त्रिपुरा से जो पकड़ा जाना है, ये न केवल चौंकाने वाला तथ्य है, बल्कि ये जागने वाला तथ्य है, जगाने वाला तथ्य है। और इसके ऊपर एक हमारी कार्य योजना बननी चाहिए कि हम सुनिश्चित करें कि यहाँ पर आकर के कोई दोबारा कोई इस तरीके का दुस्साहस न करे कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ करें। और घुसपैठ करने का इतनी बड़ी संख्या में जो इनके सदस्य मानव तस्करी में संलिप्त हैं, वही तो लॉन्चिंग पैड है। त्रिपुरा ही तो लॉन्चिंग पैड हो गया है अब। और त्रिपुरा का लॉन्चिंग पैड होने का कारण ही यही है। ड्रग्स, ड्रग के कारोबार, ड्रग के कारोबार के साथ साथ वहां पर अवांछनीय गतिविधियां, नाजायज हथियारों की तस्करी, ये तमाम एक ताना बाना ऐसा बन गया है कि वहां पर अगर देखें, वैसे तो वहां पर कोई बहुत वैभव और संपन्नता नहीं है, लेकिन जिन लोगों के हाथ में ये संगठित अपराध है, गायत्री जी, उनके धन की बात आप समझ नहीं सकती हैं। उनके पास इतना धन है, उनके पास प्राइवेट प्लेन्स, और ये भी कहते हैं कि उनके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। गाड़ियों की तो फ्लीट है, उनके पास व्यक्तिगत और निजी हवाई जहाज तक है। ये संगठित अपराधियों के पास होते हैं, वॉरलॉर्ड्स के पास होते ही होते हैं, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो अगर है गायत्री जी, तो ये चिंता की विषय है। लेकिन अब एनआईए ने चूंकि इनको धर दबोचा है, तो ये उम्मीद की जाती है कि इनकम टैक्स और अन्य जो विभाग हैं वो इनके बारे में कार्रवाई करेंगे, ईडी भी कार्रवाई करेगा। इतनी बड़ी संख्या में बरामदगी, यूएस डॉलर्स की बरामदगी, हवाला का चित्रण होना, और 20 लाख रुपए नगद, और अभी तो पहला चरण है। इसके बाद जब पूछताछ होगी और तलाशी और छापे पड़ेंगे और होंगी गायत्री जी, तो आपके सामने मुझे विश्वास है ऐसे चौंकाने वाले तथ्य आएंगे कि जिसका खुलासा न केवल जनहित में जरूरी है, राष्ट्र हित में पूरी ताकत और पुरजोर तरीके से इनका गला दबा देना चाहिए। जी। सर, इस पे हम नज़र बनाकर रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और त्रिपुरा गढ़ बना हुआ है, ये सोचने वाली बात है। बल्कि त्रिपुरा का म्यांमार के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, जैसा अभी मैंने मैप में दिखाया, उसका सारा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। इसका मतलब जो जी, लोग बांग्लादेश में आ रहे हैं, वो त्रिपुरा के रास्ते जी, घुस जी, रहे हैं, जी। बिकॉज़ त्रिपुरा पे किसी की नज़र ही नहीं होती है। आई अंडरस्टैंड, उतना फोकस नहीं होता है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी स्वीट स्टेट जिसको बोलेंगे। इट इज़ डेंजरस कि जहाँ पर हमारी नज़र हटी, दुर्घटना घटी, वही वाली कहानी चल रही है। जी सर। बिल्कुल सही। इट इज अ वेरी इनोसेंट स्टेट, पीपल आर सो अफेक्शनेट एंड सो पेट्रियोटिक, सब कुछ बड़ा सुंदर है।
लेकिन जो शरारती तत्व है, शरारती तत्वों की जब मैं बात कर रहा हूं, गायत्री जी ध्यान से सुने। अगर केरला में कोई हमास के पूर्व प्रेसिडेंट को बुला के उनका भाषण कर सकता है, आपको मालूम नहीं हमास इज इक्वल टू आईएस। हमास का समर्थन लश्कर तैयबा का समर्थन है, हमारा का समर्थन आईएसआईएस का समर्थन है, हमास का समर्थन हमारे जो मुंबई में हमला हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, हथियारों का आलिंगन हमारे भी करना। अगर वो हमास के भूतपूर्व अध्यक्ष का भाषण करवा सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं जानना चाहूंगा किसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं परामर्श दूंगा केरला और ऐसे तत्वों को जिन्होंने त्रिपुरा में इनके आवागमन की सुविधा की है, यूएपीए का केस रजिस्टर करें, इनकी चल अचल संपत्ति कर दे कुर्क, और इनको तब तक जेल भेज दे जब तक अगर जवान हो तो अधेड़ हो जाए, अधेड़ हो तो बूढ़े हो जाए, बूढ़े हो तो दूसरे लोक में चले जाए 72 हूरों के पास। जी सर, मामूली एक तरीके नेक्स्ट से इस पे काम नहीं चलेगा। जी सर, इन लोगों को वापस डिपोर्ट करना पॉसिबल है क्या? बिकॉज दे आर नॉट इंडियन सिटीजन्स। क्या होगा इनके साथ में, ये जो अरेस्ट किए गए हैं, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जाफर आलम? मैं उस और इनको दिल्ली यहां से जो है ना, ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी बागी लोग पहले रहते थे, डाकू रहते थे, तो चंबल की जो बीहड़ है वहां पर इनकी एक, जी गायत्री जी आप अब आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। गायत्री जी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये भिंड मुरैना और आगरा के बीच में, जी भिंड मुरैना चंबल के पास, ये चंबल की जो बीहड़ है वहां पर इनकी एक बस्ती बना दी जाए, और जितने भी रोहिंग्या हिंदुस्तान में है जब तक डिपोर्ट नहीं होते हैं, इन जीपीएस चिप इनके सिस्टम में डाल दिया जाए, जिससे कि इनका मूवमेंट बिल्कुल ट्रैक होता रहे। और अमेरिका में किया जाता है ऐसे शातिरबद्ध अपराधियों के ऊपर, इनके हम जीपीएस चिप लगा दी जाए, जिससे कि भागने की और भूमिगत होने का प्रयास ये न करें, और चंबल घाटी के आसपास वहां प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। चंबल में हालांकि घड़ियाल बहुत है, भागने की कोशिश न करें, वरना घड़ियाल के माध्यम से आपको 72 हूरें देखने का अवसर भी मिल जाएगा। तो वहीं पर रहें चंबल घाटी के बीहड़ों में, वहां खेती करें और वहीं भागने की कोशिश न करें, और एरियल सर्वेलेंस से और जीपीएस चिप के जरिए इनका मूवमेंट चेक होना चाहिए। आपने सही कहा, जब तक डिपोर्ट नहीं होते हैं इनके वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए, इनके राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होने चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा जो भी देशद्रोह में वांछित है उसके वोटिंग राइट समाप्त होने चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो जाना चाहिए। जैसे जेल में जो कैदी होता है वो वोट नहीं डाल सकता है, भले ही कहेंगे साहब आपने कैसे रोक दिया, लेकिन यूएपीए में है गायत्री जी, इस बात को आगे बढ़ाइएगा, उसके वोटिंग राइट्स भी गए, राइट टू प्रॉपर्टी भी गया, और डिपोर्ट होने से पहले की बात है। उसके बाद अगर 25,000 है तो उनको तो डिपोर्ट कर दें हम लोग, इतना काम कर ले, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कड़ा संदेश चला जाएगा। और ये जो 47 लोग पकड़े गए हैं और पूछताछ में संभवतः 50-60 और पकड़े जाएं, इनको यूएपीए में निरुद्ध करके इनकी संपत्तियां कुर्क कर लेनी चाहिए। जी सर, देखिए ना, पूरी दुनिया हमेशा बात करती है पैलेस्टीनियंस को, यहाँ पैलेस्टीनियंस को वहां बिठाने के लिए 56 देश है, फिर भी लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज को धक्के मार मार कर निकाल रहा है, डंडे कोड़े मार मार कर निकाल रहा है। और जब हम बात करते हैं रोहिंग्यास को बाहर निकालने की, तो यहाँ पे एक सेकुलर लिबरल क्लास है जिनके आंसू नहीं है। जी सर। गायत्री जी आपका कैन यू हियर सवाल मी? बड़ा माकूल है। पाकिस्तान की तो बात ऐसी है, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर नाउ, एंड पाकिस्तान की बातें तो सुन लीजिए 9 लाख की। इनकी तो जो विद्वता है, एक तो फेल्ड स्टेट, खाने को जगह नहीं, चूहे के कबाब आवाम को परोसे जा रहे हैं, अब क्या कहा जाए ऐसे देश के बारे में। लेकिन इनके बारे में जो अफगानिस्तान के साथ इन्होंने जो हरकतें की हैं, पाकिस्तान की खुद कोई भी नैतिक स्तर नहीं रह गया है, कोई नैतिक स्तर नहीं रह गया है, और पाकिस्तान को कम से कम बात नहीं करनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि हमास के जो पूर्व अध्यक्ष का इन्होंने भाषण कराया, ये पाकिस्तान परस्त लोग ही हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, और उनके द्वारा जो पाकिस्तान का आपने बिंदु उठाया बिल्कुल सही है। वो भारत से तो उम्मीद करते हैं, एंटी सीएए जो हमारे यहाँ दंगे हुए थे, जो दादियों को बैठा करके दंगे के, अरे भाई आप भी तो एक ले लो, आप भी तो एक मिसाल दिखाओ।
आप अपने यहाँ दफन तक नहीं कराते हो, आप अपने यहाँ दफन भी नहीं कराते हो। आप एक आदमी नहीं, लेकिन हिंदुस्तान चाहते हैं कि ये पूरे विश्व की चारागाह बन जाए, जो सबसे ज्यादा लावारिस पशु दुनिया भर में है वो यहीं आकर के अपना आशियाना बनाए। वो कैसे हो सकता है? जितना छाती पे मूंग दल ली उतना ही काफी है। अब आप चाहते हैं आपके 56 देश हैं वहां पे आबाद हो, क्योंकि जहां जहां आप गए हैं वहां वहां आप लठियाए जा रहे हैं, क्योंकि जहां जहां आप गए आपने फसाद किया। जहां भी आपने फसाद किया वहां आपकी स्वागत समिति, पहले तो लोग बड़े उदार थे, दार्शनिक थे, लोकतांत्रिक थे, लेकिन उन्होंने देख लिया कि लातों के भूत बातों से मानते नहीं है, तो फिर आप जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में आपको समझाया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कि जहां जहां इजरायली माँ बाप ने, परिवारों ने जो मृतक थे उनके चित्र लगाए, वो चित्र नोचे जा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा क्रूर है, ये बड़ा क्रूर है, तो हम नहीं चाहते हैं कि याददाश्त लाई जाए। याददाश्त लाई जाएगी, अब आप रोने का भी हक नहीं दे रहे हैं। आपने हमला करके 1400 लोगों की हत्या कर दी, अब आप रोने का भी अधिकार उनसे छीन रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हमारे यहाँ दिमागी दिवालियापन से ग्रसित, जो कह रहे हैं कि नहीं, जो इजराइल के लोग मारे गए हैं उनके ऊपर संवेदना की चर्चा भी हम ना करें। क्यों ना करें? अब तुम इसका निर्णय करोगे कि हम पोस्टर लगाएं ना लगाएं, शोक सभा करें ना करें, इजराइल को जिंदा रहने का अधिकार है कि नहीं है। वो कहते पैलेस्टाइन के साथ इतना हुआ। आप ये देखिए कि आक्रमण आपने किया, जब आक्रमण आपने किया तो परिणाम भोगने के लिए वो एक सेट नैरेटिव है। देखिए, पहले हमला करो, जब हमला करोगे उसके बाद जब दौड़ा दौड़ा के मारे जाओगे तो विक्टिम कार्ड खेलो कि साहब ये देखिए इस्लामोफोबिया हो रहा है। इस्लामोफोबिया तो अभी आपने देखा नहीं है, अब जो दुर्गत आप अपने आप करा रहे हैं, किसी में दम नहीं है कि इजराइल के सामने आज आ जाए। और दरअसल अब ये इजराइल की लड़ाई नहीं रही गायत्री जी, ये लड़ाई है पूरे विश्व की चरमपंथियों से, जिहादियों के खिलाफ। ये लोगों का निर्णय करना है कि वो न्याय के साथ रहेंगे, शांति के साथ रहेंगे या जिहाद के साथ रहेंगे। ये एक बड़ी निर्णायक घड़ी है और इस निर्णायक घड़ी में सबको एक निर्णय करना होगा। अब उसमें चाहे रोहिंग्या के प्रति आपको कार्रवाई करनी है, चाहे चरमपंथियों के विरुद्ध करनी है, चाहे आपको हमास के विरुद्ध करनी है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।